हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निकेत, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। बाकी लोग कहाँ हैं आपकी क्लास के? बोल देता हूँ सर। हम्म। ओके निकेत, आकाश, कल वाले टॉपिक में कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आ रही हो? अच्छा, आप लोग कौन से कॉलेज से हो? अपने बारे में कुछ बताइए जब तक आपके फ्रेंड्स आते हैं। सर विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर। अच्छा, आप सभी लोग अंबिकापुर के ही हैं? जी सर। ओके ओके, तो अभी थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर। चलिए ठीक है, तो आप लोग क्लास टाइमिंग क्या रहती है अभी आजकल? अभी तो आजकल घर से ही हो रहा होगा। यस सर, आज तो प्रैक्टिकल है लैब सर। है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कहाँ पे होता है, कैसे? वर्चुअली हो रहा है सर, ऑनलाइन। ऑनलाइन हो रहा है? सही जी है। सर। और सेमेस्टर एंडिंग एग्जाम कब है? सर अभी जो जून जुलाई में होना था वो अभी एंड हुए हैं, कल परसों एंड हुए हैं। ओके, ये वाला तो बाद में होगा। ये वाला शायद जनवरी में हो। जनवरी में होगा, सही। जी सर। चलिए ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए अभी तक आप लोगों के कंप्लीट हो गए? एफएम कंप्लीट हो गया है सर, और मॉस रनिंग है। मॉस रनिंग है? जी सर। तो उसकी टाइमिंग क्या रहती है? वो सर इवनिंग क्लास में है, इवनिंग टाइम में। फिर स्टार्ट करें, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? रनर एक्सटेंशन तक ना? यस सर। कल हम लोगों ने जो टॉपिक अपना स्टार्ट किया था, कास्टिंग टर्मिनोलॉजी। रनर एक्सटेंशन हो गया था सर। हाँ, रनर एक्सटेंशन हो गया था। कास्टिंग टर्मिनोलॉजी, इसमें हम लोगों ने कल जब इसको डिस्कस करना स्टार्ट किया था, तो इसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हमारा ये मोल्डिंग फ्लास्क क्या होता है, फ्लास्क, इसमें कोप, ड्रैग, चीक, ये इतना डिस्कस किया था। उसके आगे फिर हमने डिस्कस किया था पैटर्न, फिर
हमने डिस्कस किया था फेसिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड और एट लास्ट बैकिंग सैंड। उसके आगे फिर हम लोगों ने पोरिंग बेसिन, स्प्रू बेस वेल, और स्प्रू बेस वेल के आगे रनर, देन रनर एक्सटेंशन। ये टॉपिक्स हम लोगों ने कल के डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब आगे बढ़ते हैं और नई चीजों को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आज आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक वीडियो दिखाता हूं। इसको देख करके आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमारी प्रोसेस होती है, ये कास्टिंग की प्रोसेस किस तरीके से कैरी आउट की जाती है। ये वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। देखिए, कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, इसमें पीछे क्या लिखा हुआ था, 1 मिनट, फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इसमें लिखा हुआ कास्टिंग इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स pouring of hot molten metal into a mold cavity and then allow it to solidify to obtain the final casting product. Okay? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे कि लेटेस्ट सपोज मुझे एक इस टाइप का एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, ये एक इस टाइप का मुझे फाइनल प्रोडक्ट बनाना है और मैं चाहता हूं कि मुझे मतलब कि जब कास्टिंग प्रोसेस खत्म हो तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके एक साइड में मतलब कि एक एंड से दूसरे एंड तक कंप्लीट एक होल बना हुआ हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस जब स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले एक वुडन बोर्ड लेते हैं। इस वुडन बोर्ड के ऊपर हम लोग एक मोल्डिंग फ्लास्क रखते हैं। जो नीचे वाला फ्लास्क होता है उसे कहते हैं ड्रैग, ऊपर वाले को कहते हैं कोब। अब देखो इसमें क्या किया है, इसमें ये यहाँ पर क्या रखा है, ये जो अभी जो लाइन आपकी जो रेड कलर की लाइन जो मतलब लाइन नहीं, मतलब ये रेड कलर से जो हम लोग दिखा रहे हैं, बाउंड्री दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये पैटर्न का आधा हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, पैटर्न हमारे पास कई टाइप के पैटर्न होते हैं। तो स्प्लिट पैटर्न या फिर कोप एंड ड्रैग पैटर्न सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है। तो ये आपको अभी यही स्प्लिट पैटर्न या कोप एंड ड्रैग पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका आधा हिस्सा हमने क्या किया, यहाँ पर इस लकड़ी का जो वुडन बेस था, वुडन फ्लोर था, उस पर रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, एक पोटली में हम लोग एक पार्टिंग सैंड या फेसिंग सैंड लेकर के आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पार्टिंग, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, पार्टिंग सैंड, फेसिंग सैंड, ये इसका काम क्या होता है, ये ताकि जब मोल्डिंग सैंड भरी जाए तो वो लकड़ी के जो वुडन फ्लोर जो है उसके साथ वुडन बेस जो उसका चिपकने ना पाए, ये मोल्डिंग सैंड चिपकने ना पाए। अब हमने क्या किया, इस मोल्डिंग सैंड को हमने अच्छे से छान करके हम लोग यहाँ पर भरते हैं और सारे कोनों में अच्छे तरीके से फिल करके एक्सेस अमाउंट में फिल करते हैं। और फिर एक लकड़ी का हमारे पास एक रैमर होता है, उससे हम लोग पीछे साइड से स्ट्राइक कर करके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने स्टार्टिंग में पहले मोल्डिंग सैंड भरी थी और मोल्डिंग सैंड के बाद फिर ये बैकिंग सैंड यहाँ पर भर रहा है। पहले ये स्टार्टिंग में मोल्डिंग सैंड थी और देन अभी ये बैकिंग सैंड है। ये बैक साइड से बैकिंग सैंड सपोर्ट करने के लिए केवल भरी जाती है। इसको रैमर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटली कॉम्पैक्ट कर देते हैं। इसकी जो मोल्डिंग सैंड होती है उसको प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट करके एक दूसरे से जोड़ करके कंप्लीट हम लोग अपना ये मोल्ड बना लेते हैं। जो भी एक्सेस अमाउंट में मोल्डिंग सैंड बाहर निकली हुई रहती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास एक स्केल जैसा, मतलब कि स्टील का स्केल जैसा एक हमारे पास एक स्ट्राइक ऑफ बार नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एक्सेस अमाउंट में जो भी सैंड बाहर निकली रहती है उसको खींच करके बाहर निकाल देते हैं, ताकि जो टॉप की जो सरफेस है वो कंप्लीटली प्लेन हो जाए। ओके,
अभी देखो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में मोल्ड बना हुआ दिख रहा है और राइट हैंड साइड में केवल पैटर्न दिख रहा है। जब आपने इस पैटर्न के ऊपर आपने सैंड को कॉम्पैक्ट तरीके से भर दिया होता है तो वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज कहलाती है मोल्ड कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा जो मोल्ड बन गया इसको हम लोग पलट लेंगे। ऐसे ये रखा हुआ है, ये लेट अस सपोज ये ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे पलट लेंगे, जस्ट 180 डिग्री पलट लेंगे इस मोल्ड को। से पलट लिया। अब इसके ऊपर दूसरा हमने फ्लास्क रख लिया और पैटर्न का जो बाकी आधा हिस्सा है उसको भी यहां पर रख देते हैं। आप लोगों सभी लोगों को वीडियो दिख रहा है अच्छे से? यस सर। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये एक्स्ट्रा फिर से वही प्रोसेस रिपीट करी और पहले तो फेसिंग सैंड छिड़की, फिर उसके बाद हम लोग मोल्डिंग सैंड भर रहे हैं, उसमें पीछे साइड से बैकिंग सैंड भरेंगे और कंप्लीट ये हम लोग का मोल्ड बन करके तैयार हो जाएगा। फिर उसको वही काम करेंगे, इसको रैमर की हेल्प से इसको पूरी अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट करके जो भी एक्सेस अमाउंट में सैंड बाहर निकली हुई है उसको स्ट्राइक ऑफ बार से बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर वाले फ्लास्क को कहते हैं कोप, नीचे वाले फ्लास्क को कहते हैं ड्रैग। अब इसको ऐसे पलट लिया और क्या करेंगे, हम लोग के पास अभी ये एक हमने बनाया है, यहाँ पर एक स्प्रू कटर की हेल्प से एक स्प्रू बनाया। स्प्रू के लिए हमने एक पैसेज वे बनाया। स्प्रू जो हम लोग डिजाइन करते हैं वो जनरली 3D डिक्रीजिंग डायमीटर डाउनवर्ड, ये याद रखिएगा, डिक्रीजिंग डायमीटर डाउनवर्ड, इस तरीके से टेपर्ड वे में स्प्रू को डिजाइन करते हैं। जबकि राइजर जो होता है, राइजर एक सिलिंड्रिकल शेप का रहता है। जनरली और भी शेप हो सकते हैं राइजर के, पॉसिबल होते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट वाइडली यूज होने वाला शेप जो है वो सिलिंड्रिकल शेप। तो ये हमने यहाँ पर इसके लिए पैसेज भी बना दिया है। वर्टिकल होते हैं स्प्रू और राइजर, दोनों वर्टिकल होते हैं। स्प्रू में मोल्टन मेटल नीचे आता है और राइजर में मोल्टन मेटल ऊपर चढ़ता है। आगे देखते हैं। अभी ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रॉ स्पाइक कहते हैं। ड्रॉ स्पाइक क्या होता है कि ये थोड़ा सा मतलब कि एक लेट सपोज आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा एक पतला सा पेन जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आगे से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास जो पैटर्न होता है उस पैटर्न में हमने एक कुछ 3 या 4 mm का या 5 mm का डायमीटर का एक होल बना रखा होता है। और जितने डायमीटर का होल हमने इस पैटर्न में बना रखा होता है उससे हल्का सा ज्यादा डायमीटर का ये ड्रॉ स्पाइक सबसे फ्रंट लेवल पे, सबसे आगे में टिप पे ड्रॉ स्पाइक की जो टिप होती है वो इस पैटर्न में जो होल है उसे थोड़ी बड़े साइज की, हल्का सा ओवर साइज रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 5 mm का डायमीटर का हमने होल बना रखा है इस पैटर्न में, तो 5.2 या 5.3 mm का ये हमारा ड्रॉ स्पाइक का टिप होगा। ओके, अब इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो ये हमारी कैविटी तैयार हो जाती है। हम लोग इस ड्रॉ स्पाइक का यूज क्या होता है, ड्रॉ स्पाइक का यूज कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि पैटर्न को सेफली बाहर निकालने के लिए हम लोग ड्रॉ स्पाइक का यूज करते हैं। आप लोग इस प्रोसेस को पहले अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ये ड्रॉ स्पाइक जब यूज कर रहे हैं तब किस तरीके से यूज करें, यहां पर पहले फंसाया ड्रॉ स्पाइक को पैटर्न के साथ और फिर इसको चारों साइड में हिलाते हैं। इस ड्रॉ स्पाइक को चारों साइड में हम लोग मूव करते हैं। इससे क्या होता है, ये जो पैटर्न है, पैटर्न को चारों तरफ से मोल्डिंग साइड में जो जकड़ के रखा होता है, जब आप इस ड्रॉ स्पाइक को इस तरीके से मूव करते हो, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसको शेक करते हो, हिलाते हो, तो उससे क्या होता है कि थोड़ी सी मोल्डिंग साइड जो होती है हल्की हल्की पीछे जाने लगती है। वो 0.1 मिलीमीटर या 0.2 मिलीमीटर हल्की हल्की पीछे होने लगती है, जिससे कि हल्का सा एक स्पेस बन जाता है, क्लियरेंस क्रिएट हो जाता है। और जब हम लोग इस ड्रॉ स्पाइक को ऊपर की ओर खींचते हैं तो ये मोल्डिंग सैंड को सेफ रखते हुए, ये जो हमारा जो पैटर्न है वो मोल्डिंग सैंड को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बाहर निकल जाता है।
ओके, ये कैविटी क्रिएट हो गई हमारी। अभी हमने क्या किया, यहां पर हमने अभी एक स्पून की हेल्प से हमने ये रनर वगैरह हमने ये हल्के से डिजाइन कर दिए हैं। ओके, अभी यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर तो सिर्फ एक ही वेंट वायर की हेल्प से आपको सिर्फ एक ही होल दिखा रहा है, लेकिन पे हम लोग क्या करते हैं, एक वायर होती है हमारे पास, उस वायर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पूरा जो हमारे पास ये क्या कहते हैं, पूरा जो हमारे पास कोप होता है, स्पेशली कोप में चारों तरफ हर जगह पे हम लोग होल बना देते हैं। वेंट वायर की हेल्प से वेंट होल बनाते हैं। उससे क्या फायदा होता है, जो भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इस कास्टिंग प्रोसेस के दौरान, जो भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो गैसेस या स्टीम जो भी प्रोड्यूस होती है वो बड़ी आसानी से बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये येलो कलर का पार्ट क्या है, कोई बता सकता है इस येलो कलर के पार्ट का क्या नाम है? ये जो इस कैविटी के अंदर ये जो येलो कलर का पार्ट जो प्लेस किया जा रहा है, इसका क्या नाम है, कोई बता सकता है क्या? हेलो, अनिकेत, असीम, सौरभ, आकाश, आप में से किसी को आइडिया है? ये जो येलो कलर का पार्ट हम लोग यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? आप में से किसी ने सुना नहीं पहले कभी? माय डियर स्टूडेंट्स, इसे हम लोग कहते हैं कोर कहते हैं। आप लोगों ने कोर वर्ड सुना होगा, ठीक है ना? तो ये कोर है, कोर को हम लोग यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। इस वीडियो की स्टार्टिंग में देखिए आप, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया गया था कि ये एक कैसा प्रोडक्ट आपको बनाना है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसके एक एंड से दूसरे एंड तक कंप्लीट होल बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए किसी भी बॉडी में जब कभी भी हमें एक एंड से दूसरे एंड तक थ्रू आउट होल चाहिए होता है, कंप्लीट होल जिसका डायमीटर अच्छा खासा ज्यादा बड़ा हो, तो ऐसा अरेंजमेंट हम लोग को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कोर का यूज करते हैं। थ्रू आउट होल प्रोड्यूस करने के लिए कोर का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो इसरो हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोर का यूज क्या होता है, या फिर थ्रू आउट होल प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा अरेंजमेंट, कौन सा सेटअप यूज किया जाता है, तो वो होता है कोर। अभी देखो, आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि आप एक सॉलिड प्रोडक्ट बना लेते, कंप्लीट सॉलिड प्रोडक्ट बना लेते, और बाद में ड्रिलिंग करके ये होल एक एंड से दूसरे एंड तक आप होल प्रोड्यूस कर लेते। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन पे उसमें क्या नुकसान होता है, उसमें आपको डबल नुकसान होता है। एक तो आपको एक प्रोसेस करने के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट तो ये वाला है, ये ऐसा है आपका फाइनल प्रोडक्ट जिसमें अंदर होल चाहिए आपको, तो आपको जब ये बेचना है किसी को आगे, आप कोई सामान बनाते हो तो अपने घर में रखने के लिए तो बनाते नहीं हो, कोई सामान बनाते हो तो आगे बेचने के लिए बनाते हो, या कहीं किसी मशीन में यूज करना होता है उसका, इसलिए उसको बनाते हो। तो क्या कहते हैं, अगर ये इसमें होल नहीं होगा तो ये यूजलेस होगा, तो होल हमें बनाना ही पड़ेगा हर हाल में। तो कास्टिंग एक बार करने के बाद, अगर आपने कंप्लीट सॉलिड कंपोनेंट बनाया, तो कास्टिंग करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें ड्रिलिंग के लिए एक अलग ऑपरेशन करनी पड़ेगी, एक अलग मशीन खरीदनी पड़ेगी, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगी, और मार्केट में फिर जो अदर कंपटीटर्स हैं उनके साथ कंपीट करना, उनके साथ फाइट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ यहाँ पर ड्रिलिंग करके हम लोग वो जो मेटल होगा उस मेटल को चिप्स के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, और चिप्स के फॉर्मेट में मेटल जब चेंज होता है तो वो एक वेस्टेज माना जाता है। वैसे तो उसको भी हम लोग बाद में यूज कर लेते हैं, पिघला लेते हैं, लेकिन अभी तो वो चिप्स के फॉर्मेट में वेस्ट हो चुका होता है। तो इन दोनों चीजों से, इन दोनों नुकसान से बचने के लिए कि चिप्स के फॉर्मेट में मटेरियल का वेस्टेज भी ना हो, और हमारी एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन के लिए मशीन भी हमें ना लगानी पड़े, ड्रिलिंग मशीन भी ना लगानी पड़े, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, ताकि हमारा फाइनल कॉस्ट इंक्रीज ना करने पाए,
ये दोनों नुकसान से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी थ्रू आउट होल बनाना होता है जिसका डायमीटर अच्छा खासा होता है, उसके लिए हम लोग कोर का यूज करते हैं। तो कोर भी एक मोल्डिंग सैंड, कोर जो होता है वो कोर सैंड से बना हुआ एक हमारा सिलिंड्रिकल, जनरली सिलिंड्रिकल शेप का होता है कोर। ये एक सिलिंड्रिकल शेप का कोर सैंड का बना हुआ एक कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग जनरली यहाँ पर इस मोल्ड कैविटी में प्लेस कर देते हैं। अब होगा क्या, होता ये है कि जब इसको मोल्ड कैविटी में प्लेस करते हैं तो मोल्टेन मेटल जब आता है अंदर, तो वो मोल्टेन मेटल बाकी चारों तरफ भर जाता है, और जहां पर ये कोर होता है वहां पर मोल्टेन मेटल नहीं जाता है, नहीं पहुंचने पाता है, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जब सामने आता है तो उसमें बीच में होल बना हुआ रहता है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया सबको? कोर का यूज सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं देखो कभी कभी थोड़ा जल्दीबाजी में ये देखना भूल जाता हूँ, आप लोगों की चैट देखना भूल जाता हूँ, तो अगर कभी कोई डाउट हो तो डायरेक्ट ही आप पूछ लेना, ठीक है ना? ऐसा ना हो, अभी कल ही शायद हुआ था, किसी ने मुझसे कुछ पूछा था और मैं बहुत आगे चला गया, आधे घंटे बाद जाके वो डाउट देखा मैंने। तो आप चाहो तो बीच में ही तुरंत ही पूछ भी सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, नोट में लिखा हुआ आ रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द कोर and is used to produce the hollow workpiece. Okay friends, hollow workpiece बनाने के लिए हम लोग इस कोर का यूज करते हैं। अब ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि कोर एक अलग कंपोनेंट है और कोप एक अलग कंपोनेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, कोप वो वाला फ्लास्क होता है जो ऊपर से रखते हैं हम लोग, वो मोल्डिंग फ्लास्क जिसे टॉप साइड से रखा जाता है उसे कहते हैं कोप। ओके, और कोर वो वाला कंपोनेंट होता है जो कि बीचों बीच में इस मोल्ड कैविटी के बीचों बीच में जो रखा जाता है एक कंप्लीट थ्रू आउट होल बनाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं कोर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये यहाँ पर कोर को प्लेस, हाँ बोलिए सर। ये कोर का डिजाइन रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल कुछ भी हो सकता है ना? हो तो सकता है डियर, लेकिन जनरली मतलब ये सिलिंड्रिकल शेप का ही रहता है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इसका सर्किल ही रहता है जनरली, बाकी होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ओके, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो हमारे पास, ये जो हमने पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि हमने क्या किया था, स्क्रू कटर की हेल्प से हमने यहाँ पर, हाँ ये देखिए, ये स्क्रू कटर की हेल्प से हम लोग ये एक टेपर्ड हमने होल बनाया था, और ये एक राइजर की हेल्प से ये मतलब कि कांस्टेंट डायमीटर वाला हमने एक होल बनाया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमने यहाँ पर पूरा सिस्टम बना लिया, ये कोर वगैरह अंदर प्लेस कर दिया है, तो इसको उठा के रखते हैं, ये दोनों हमने मिला लिए आपस में, और ये क्या करते हैं, ये जो टेपर्ड होल, मतलब टेपर्ड होल कौन सा होता है, वो होता है स्क्रू का जो टॉप वाला होल है, वो आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है। अभी इसमें क्या है कि ये जो स्क्रू के जो टॉप वाला होल है, ये यहां से मोल्टेन मेटल को एंट्री कराएंगे तो अच्छे से एंटर नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग दो काम करते हैं, एक तो पहली बात तो इसकी थोड़ी चौड़ाई भी बढ़ा देते हैं, और दूसरा इसके बगल में ही हम लोग क्या करते हैं, इसके बगल में ही एक पोरिंग बेसिन का डिजाइन करते हैं। पोरिंग बेसिन का यूज क्या होता है, कल बताया था मैंने। ये देखिए यहाँ पर ये इसने क्या किया, इसमें एक पोरिंग बेसिन यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। पोरिंग बेसिन का यूज क्या होता है, कल बताया था मैंने, कोई बताएगा क्या? यस सर। काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करता किसकी? है। ओ, मोल्टेन मेटल की। मोल्टेन मेटल की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करता है, ताकि मोल्टेन मेटल डायरेक्टली क्या कहते हैं, स्क्रू के बेस से स्ट्राइक ना करे और मोल्डिंग सैंड को इरोड करके फाइनल प्रोडक्ट को खराब ना कर दे। ठीक है, तो ये पोरिंग बेसिन डिजाइन कर दिया। अब ये लैडर लेकर के आए हैं और यहाँ से मोल्टेन मेटल को पोर कराया। ये मोल्टेन मेटल पोर होना शुरू हुआ है, इस वीडियो को आप देखिए। यहाँ पर मोल्टेन मेटल पहले नीचे गया, इस पूरी मोल्ड के ये पूरी पोरिंग बेसिन भरता है, और फिर धीरे से ऊपर उठ के इस स्क्रू में अंदर जाना शुरू करता है। देखिएगा, ठीक है। अब ये अंदर यहाँ से हम लोग इसको भरते जा रहे हैं, कंप्लीटली भरते चले जा रहे हैं। यहाँ पर तो वीडियो में शायद ये रुक गया है, लेकिन पे
पहले डायरेक्टली रुकते नहीं हम लोग, पहले क्या करते हैं इसको भरते चले जाते हैं। थोड़ा सा वीडियो गड़बड़ बना हुआ है, एक साइड से ये कंप्लीटली भरते रहते हैं, तब तक के लिए भरते रहेंगे जब तक कि दूसरे साइड से ये मोल्टन मेटल ऊपर निकल करके ना आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये मोल्टन मेटल निकल करके ऊपर आ गया तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर ऊपर आके दिख, राइजर में अगर ऊपर उठ गया है तो ऐसा तभी होगा जब बाहर निकल के आ गया, राइजर में जब बाहर निकल के आ गया है तो ऐसा तभी होगा जब मोल्ड कैविटी अंदर ही अंदर कंप्लीटली फिल हो गई होगी। यानी कि अब हमें एक्स्ट्रा मटेरियल फिल करने की जरूरत नहीं है, अब हमें रुक जाना चाहिए। ओके, फिर जब राइजर में ऊपर दिखने लगा मटेरियल तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा देखिए, राइजर का 2-3 फंक्शन होते हैं। अभी जो फंक्शन आपको मैं बता रहा हूं कि राइजर का एक फंक्शन आप लोगों के साथ अभी तक मैंने ये डिस्कस किया कि हमें ये पता चल जाता है कि अंदर मोल्ड कैविटी भर चुकी है। कल भी मैंने ये चीज बताई थी, आज भी बता रहा हूं, लेकिन ये जो फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये राइजर का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ओके, ये राइजर का सेकेंडरी फंक्शन है। राइजर का प्राइमरी फंक्शन ये है कि जब मोल्ड कैविटी में मोल्टन मेटल सॉलिडिफिकेशन के दौरान श्रिंक करती है, जनरली जितने भी मेटल्स हम लोग यूज करते हैं, मेटल्स या एलॉयज यूज करते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ग्रे कास्ट आयरन होता है जो कि लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आने के दौरान उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अदरवाइज बाकी जितने भी मेटल्स या एलॉयज होते हैं, जब आप उनको मेल्ट करते हो तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, लिक्विड स्टेट में ले आते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब लिक्विड स्टेट से मतलब टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो, हीट बाहर निकलती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जब भी कोई भी मेटल या एलॉय लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आता है तो वो कंप्रेस होता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, श्रिंक करता है। कंप्रेस तो नहीं बोलेंगे, कंप्रेस वर्ड सही नहीं रहेगा, श्रिंक वर्ड सही रहेगा कि वॉल्यूम डिक्रीज करता है मैक्सिमम मेटल्स या एलॉयस का। तो जब कभी भी राइजर का प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ, जब कभी भी इस मोल्ड कैविटी में जो मोल्टन मेटल है उसका वॉल्यूम श्रिंक करे, डिक्रीज करे, तो ये राइजर क्या करता है, ये राइजर बैक सप्लाई करता है, बैक फीडिंग कराता है मोल्टन मेटल की। ठीक है फ्रेंड्स, बैक फीडिंग कराता है मोल्टन मेटल की, ताकि कभी भी कमी ना होने पाए मोल्टन मेटल की और हमारा फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीटली अच्छे तरीके से बन करके हमारे सामने आए। अभी मैं ये वीडियो दिखा लेता हूं, फिर आगे जब हम लोग आते हैं अपनी स्क्रीन पे वहां पे मैं और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये देखिए, हमने इसको छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस मोल्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, कल मैंने आपको डिफिनेशन लिखवाई थी, डिफिनेशन में जो कल मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे, स्टेप्स में जो चौथा स्टेप लिखवाया था उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि हम लोग जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको बाहर निकालते हैं, क्लीन करते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ मोल्डिंग साइड लगी रहती है तो उसको साफ करना पड़ता है, और उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस करते हैं, सब्जेक्टेड टू द फर्दर प्रोसेस इफ नीडेड। तो वो जो इफ नीडेड जो वर्ड था, सब्जेक्टेड टू द फर्दर प्रोसेस, क्या करनी पड़ेगी फर्दर प्रोसेस। यहाँ पर आप देखो, ये जो स्प्रू वाला पोर्शन, रनर वाला पोर्शन और राइजर वाला पोर्शन यहाँ पर हमारे फाइनल प्रोडक्ट के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, सॉलिडिफाई हो रखा है। तो इसको मशीनिंग करा के, मेटल कटिंग के थ्रू हम लोग कट करा के बाहर निकाल देंगे, और ये ऑपरेशन कराने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। बीच में ये जो आपको होल दिख रहा है, थ्रू आउट होल दिख रहा है, इसमें मिट्टी भरी हुई रहेगी, वही मतलब कोर सैंड भरी होगी, तो उसको एक साइड से ठोक ठोक करके निकालते जाएंगे, वो दूसरे साइड से पूरी निकल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर इस प्रोडक्ट की हमारे साथ, इस प्रोडक्ट में जो ये किनारे किनारे में जो एक्स्ट्रा पोर्शन जुड़ा हुआ था वो तो हमने कट करके निकाल ही दिया। अगर इस प्रोडक्ट की हमें सरफेस फिनिश भी इंप्रूव करनी हो तो फिर सरफेस फिनिश इंप्रूव कराने के लिए फिर से हम लोग मशीनिंग कराएंगे, चाहे इंटरनल जो होल है उसकी सरफेस फिनिश इंप्रूव करनी हो, चाहे जो एक्सटर्नल जो बॉडी है उसकी सरफेस फिनिश इंप्रूव करनी हो। तो सरफेस फिनिश इंप्रूव करने के लिए या जो एक्स्ट्रा पार्ट जो जुड़ा हुआ रहता है, जो डायमेंशंस एक्स्ट्रा होती हैं, उनको एक्यूरेट करने के लिए हम लोग मशीनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ये हो गया, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है कास्टिंग।
कास्टिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे डेली लाइफ के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, वो कास्टिंग की हेल्प से हम लोग बनाते हैं। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को थोड़ी अच्छी बेटर पिक्चर क्लियर हुई होगी। कल जो एक आध दो चीजें आप लोगों के माइंड में रह जा रही होंगी, शायद ना समझ पा रहे हो, वो अभी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं क्लास को मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपने आज के टॉपिक को देखते हैं। हम लोग कास्टिंग टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, उसमें रनर एक्सटेंशन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्किम बॉब। स्किम बॉब देखो क्या होता है, ये रनर आ रहा होता है हमारे पास, ठीक है। ये इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है, ये है हमारी मोल्ड कैविटी, और ये है रनर। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जिस जगह पे रनर एंड होता है वहां से कैविटी, मोल्ड कैविटी स्टार्ट होती है। अब इसमें यहां पर आपका एक राइजर हो सकता है, वो चाहे साइड राइजर हो सकता है या फिर टॉप में भी उसका राइजर। अब होता क्या है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम लोग बहुत सारे सेफ्टी अरेंजमेंट बनाकर रखते हैं कि किसी भी तरीके से मोल्डिंग सैंड इरोड होकर के मोल्ड कैविटी में ना पहुंचने पाए। तो सिर्फ मोल्डिंग सैंड बल्कि कुछ और भी इम्प्योरिटी हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि इस मोल्ड कैविटी में सिर्फ और सिर्फ वही चीज पहुंचे जो प्योर मेटल है, जो हमारा जिस कंपोनेंट, जिस एलॉय या मेटल का हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो प्योर स्टेट में यहाँ पर पहुंचे। उसके अलावा कोई और इम्प्योरिटी यहाँ पर ना आने पाए, हम लोग हमेशा यही ट्राई करते हैं। तो इम्प्योरिटी में और क्या क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोल्डिंग सैंड ही आपकी इम्प्योरिटी हो। इम्प्योरिटी में कोई और भी मेटल अगर यहाँ आ रहा है वो भी इम्प्योरिटी होगा, या फिर एयर बबल भी अगर यहाँ पे अंदर आ रही है वो भी इम्प्योरिटी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ भी यहाँ ना आने पाए हम लोग ये पूरी कोशिश करते हैं। अब उसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपका मोल्डिंग सैंड जो इरोड होके आती है। तो मोल्डिंग सैंड कहीं से भी इरोड ना होने पाए इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही, जैसे कि एक स्क्रू बेस वेल हमने डिजाइन किया या फिर हमने रनर एक्सटेंशन डिजाइन किया, ये सब चीजें हमने देख रखी हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी आगे बढ़ रही हों और मोल्ड कैविटी में पहुंचने वाली हों, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये स्किम बॉब नाम का एक सेफ्टी अरेंजमेंट बनाते हैं। ये स्किम बॉब जो होता है ये ऊपर नीचे इस टाइप का होल बना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर नीचे इस टाइप का होल बना रहता है। अब ये जो मोल्टन मेटल, यहां से ये जो मोल्टन मेटल आ रहा होता है जिसको यहां एंटर करना होता है, लेट अस सपोज इसमें इसमें कुछ इंप्योरिटीज मिली हुई है। ओके, मान लिया हमने ये येलो कलर से दिखा दिया, या येलो दिख नहीं रहा अच्छे से, ग्रीन दिखा देते हैं। ये ग्रीन कलर से दिखा दिया कि ये एयर बबल है, कहीं से एयर भी आती जा रही है। ओके, मिक्स हो गई है। और कहीं से कुछ ऐसा भी है कि कुछ दूसरा मोल्डिंग सैंड इरोड हो गई हो, या फिर
कोई और दूसरा मेटल यहाँ पर आ गया हो। जैसे मान लीजिए जिस जगह पर, ऐसा भी तो हो सकता है जिस जगह पर मेटल को मेल्ट कर रहे थे, जो फर्नेस है, उस फर्नेस में ही कुछ गिर जाए, ठीक है, उस फर्नेस में ही कुछ गिर जाएगा, तो अब क्या करें? वो तो एक इम्प्योरिटी होगी। वो जो मजदूर वहां पे लगा हो, वो जिस जगह पे भी हम लोग मेटल को मेल्ट करते हैं, उसमें उस मेटल को हमें बार बार थोड़ा चलाना पड़ता है, थोड़ा सा उसे घुमाना पड़ता है। उससे क्या होता है, जो थोड़े बहुत कुछ एयर बबल्स रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए वो जिस बेलचे से घुमा रहा है वो वर्कर, अगर वो टूट, मतलब कि वो वहीं अंदर उसके हाथ से छूट जाए, तो अब क्या करेगा? वो हाथ डाल के बाहर थोड़ा निकालेगा उसको। वो तो बस देखेगा भाई किसी की नजर तो नहीं पड़ी, किसी ने देखा तो नहीं, चलो ठीक है यार, अब जाने दो इसको, आगे जाने दो। तो उसकी इस टाइप की गलती की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्किम बॉब नाम का एक सेफ्टी अरेंजमेंट बना के रखते हैं। ये स्किम बॉब किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये स्किम बॉब डेंसिटी डिफरेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या होता है? डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस के प्रिंसिपल पे किस तरीके से वर्क करता है ये? इसमें होता क्या है कि हम लोगों को पता है अच्छे से कि हर वो कंपोनेंट, हर वो चीज जो हल्की होती है वो ऊपर की ओर उठती है, और हर वो चीज जो भारी होती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो नीचे की ओर आती है अपने आप, ऑटोमेटिकली। ठीक है फ्रेंड्स? तो यहां पर भी यही होगा कि जब ये रनर में मटेरियल आगे बढ़ना शुरू करेगा, जब यहां से मान लीजिए हमारे पास ये था, स्प्रू था, ये था स्प्रू बेस वेल, ये जब मोल्टेन मेटल आ रहा था पीछे से, ये मोल्टेन मेटल यहां पूरा भरेगा और फिर यहां पे ऊपर उठ के आना शुरू करेगा। तो लेट अस सपोज ये जो भी अभी यहाँ पे इस जगह पे क्या है, यहाँ पर तो हमारे पास ये ग्रीन वाली इंप्योरिटी भी है और ये ब्लू वाली इंप्योरिटी भी है। लेट अस सपोज हमने मान लिया है कि ग्रीन वाली इंप्योरिटी लाइट इंप्योरिटी और ब्लू वाली इंप्योरिटी, इस रेड कलर की मोल्टेन मेटल में ये ब्लू वाली इंप्योरिटी क्या है, वो है हैवी इंप्योरिटी है। तो होगा कि ये जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो जो चीजें हल्की होंगी, जिनकी डेंसिटी कम होगी, ये ग्रीन कलर से हमने लेस डेंसिटी वाले हल्के कंपोनेंट दिखाए, हल्की इंप्योरिटी दिखाई है, वो अपने आप इस मोल्टेन मेटल के फ्लो में ऊपर आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये ग्रीन वाली चीजें ऊपर आ जाएंगी और जो हैवी है वो अपने आप नीचे आ जाएंगी। तो यहां से जब मोल्टेन मेटल यहाँ पहुंचेगा, इस जगह पहुंचेगा, तो यहाँ पर ये हैवी इंप्योरिटी अपने आप आकर के रुक जाएगी, यहाँ पे फंस जाएगी, और जो मोल्टेन मेटल होगा, रेड कलर का मोल्टेन मेटल, वो नीचे आएगा, नीचे आके फिर ऊपर चला जाएगा। हल्का होगा मोल्टेन मेटल ऊपर निकल जाएगा, और ये जो हैवी इंप्योरिटी होगी ब्लू कलर की, वो यहीं पे फंसी रह जाएगी। इसी तरीके से जो ग्रीन कलर से हमने हल्की इंप्योरिटी दिखाई है, लाइट इंप्योरिटी, वो ऊपर जाके यहाँ पे फंस जाएगी। अब वो हल्की है तो वो वहीं फंसी रह जाएगी, और रेड कलर से मोल्टेन मेटल दिखा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इस इंप्योरिटी के कंपैरिजन में मोल्टेन मेटल भारी है, तो मोल्टेन मेटल अपने आप नीचे आ जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। अब ये जब दोनों ऊपर नीचे वाला दोनों स्किम बॉब जो क्रॉस हो गया, तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के आगे जो भी मोल्टेन मेटल है, ये कंप्लीटली प्योर मोल्टेन मेटल होगा, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये स्किम बॉब किस लिए होता है? ताकि गलती से भी, कहीं से भी, पीछे से किसी भी टाइप की जो मिस्टेक है, चाहे वो मेटल को मेल्ट करते समय कोई मिस्टेक हुई हो, या फिर पोर करते समय कोई मिस्टेक हुई हो, या फिर डिजाइनिंग, ये जो हमारा जो मोल्ड कैविटी है, उस मोल्ड को डिजाइन करते समय कोई मिस्टेक हुई हो, या हमने जो मोल्डिंग सैंड यूज किया है उसकी प्रॉपर्टी खराब हो, उस समय कोई मिस्टेक हुई हो, कैसी भी मिस्टेक हुई हो, उसकी वजह से कोई इंप्योरिटी मोल्ड कैविटी में ना पहुंचने पाए, उसको रोकने के लिए, मोल्ड कैविटी में इंप्योरिटी को रोकने के लिए
जो अरेंजमेंट किया जाता है, ये लास्ट में जो अरेंजमेंट किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं स्किम बॉब। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मेजर फंक्शन, ये किस फंक्शन पे, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? डेंसिटी डिफरेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गेट, वैसे तो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका नाम भी गेट ही है, लेकिन ये गेट की बात, उस वाले गेट की बात नहीं हो रही है। गेट क्या होता है? यहां पर गेटिंग सिस्टम में या कास्टिंग में ये गेट क्या होता है? ये जो हमारी मोल्ड कैविटी जहां से शुरू हो रही है और रनर जहां पर एंड हो रहा है, उस जगह पर रनर का ये जो आखिरी क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, लास्ट क्रॉस सेक्शन, या फिर आप कह सकते हैं एक्चुअल एंट्री पॉइंट ऑफ, या तो लास्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ रनर और या फिर एक्चुअल एंट्री पॉइंट ऑफ मोल्ड कैविटी इज नोन एज गेट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअल एंट्री पॉइंट ऑफ मोल्ड कैविटी इज नोन एज गेट। मोल्ड कैविटी में जिस जगह से मोल्टन मेटल एंटर करता है उस जगह, उस क्रॉस सेक्शन को हम लोग कहते हैं गेट कहते हैं। इसी में एक और टर्मिनोलॉजी आती, कभी कभी यूज होती है, जिसे हम लोग इन गेट के नाम से भी जानते हैं। इन गेट, कल मैंने आप लोगों को बताया था, एक बड़ा सा मैंने एक सेटअप दिखाया था। ये जब रनर एक्सटेंशन पढ़ा रहा था मैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने देखा था, जब कभी कोई बहुत लार्ज साइज की हमारे पास कैविटी होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग इस रनर में हम लोग एक चैनल निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो चैनल का जो लास्ट एंड क्रॉस सेक्शन होता है, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, इस चैनल का लास्ट क्रॉस सेक्शन जो आपको दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है इन गेट। क्या कहलाता है? ये कहलाता है इन गेट। तो इन गेट के बारे में आप कह सकते हो कि जब कभी हम लोग लार्ज साइज कास्टिंग बना रहे हो, उसमें रनर में जो हम लोग एक पैसेज वे, या फिर एक जो रनर में हम लोग जो एक एक्सटेंडेड पोर्शन जो बनाते हैं, उस एक्सटेंडेड पोर्शन का जो लास्ट क्रॉस सेक्शन एरिया, जहां से मोल्टन मेटल जस्ट एंट्री करना शुरू करता है इस कैविटी के अंदर, उस लास्ट क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग कहते हैं इन गेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि जब स्मॉल या मीडियम साइज कास्टिंग हो, स्मॉल या मीडियम साइज कास्टिंग हो, उसमें जो एक्चुअल एंट्री पॉइंट है मोल्ड कैविटी में, उसको कहते हैं गेट। ठीक है, और जब कभी लार्ज या वेरी लार्ज साइज की कास्टिंग है, उसमें जो एक्चुअल एंट्री पॉइंट है, ये वाला लास्ट जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसके जस्ट बाद मोल्ड कैविटी शुरू हो रही है, तो वो जो एक्चुअल एंट्री पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं इन गेट। बस यही आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा, इससे आप पे काम हो जाएंगे सारे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? सर जब मल्टीपल नंबर ऑफ कंपोनेंट बनाते हैं तब भी तो गेट का यूज करते हैं। हाँ,
क्या चीज? सर जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट बनाते हैं तब भी गेट पैटर्न का यूज करते हैं। हाँ करते हैं ना डियर। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा पैटर्न कितने टाइप के होते हैं, उसमें हम लोग गेटेड पैटर्न पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है, गेटेड पैटर्न क्या होता है। और ये गेट मैंने बताया, अभी आपको गेटेड पैटर्न नहीं बताया, ठीक है ना। अलग अलग टर्मिनोलॉजी, सबका मीनिंग अलग अलग है। चलिए फिर तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है, कोर। जैसा कि हम लोगों ने कोर पहले ही डिस्कस कर लिया। कोर मैंने आप लोगों को बता दिया पहले ही कि किसी भी सॉलिड कास्टिंग में थ्रू आउट होल बनाने के लिए, एक एंड से दूसरे एंड तक थ्रू आउट होल बनाने के लिए हम लोग, या फिर हॉलो कैविटी बनाने के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग थ्रू आउट होल या फिर फॉर प्रोड्यूसिंग हॉलो कैविटी इन ए solid casting, we use an arrangement which is known as core। ठीक है फ्रेंड्स, एक अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। सर हॉलो कैविटी क्यों बनाते हैं? जरूरत है, अगर मान लीजिए अगर रिक्वायरमेंट है, अगर आपको जैसे मान लीजिए आप ये पेन का ढक्कन अगर आपको बनाना है तो वो हॉलो ही बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। पेन का अगर आपको ढक्कन बनाना है या कोई भी चीज प्रोडक्ट है, जैसा भी डिजाइन रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए हॉलो बनाना पड़ता है और क्या, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है राइजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी कास्टिंग टर्मिनोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइजर। अलग से राइजर डिजाइन नाम का एक सेक्शन भी आता है। तो ये राइजर क्या होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया कि राइजर एक रिजर्वायर होता है जिसमें कि मोल्टेन मेटल आपका इकट्ठा होकर के रहता है, और कुछ इस टाइप का सेटअप आपको जनरली देखने को राइजर दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो टॉप राइजर जो ऊपर की ओर लगा हुआ हो, और या फिर एक दूसरा राइजर जो साइड राइजर जो बगल में लगा हुआ हो। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है माय डियर फ्रेंड्स कि मोल्टेन मेटल, देखिए होगा क्या इसमें, एक फंक्शन तो मैंने आपको बताया कि जब यहां से स्प्रू से जब हम लोग मोल्टेन मेटल फिल करना शुरू करते हैं, मतलब स्प्रू के पहले वो लगा रहेगा आपका पोरिंग बेसिन, पोरिंग बेसिन में आया मोल्टेन मेटल, यहाँ पे फिल हुआ मोल्टेन मेटल, और यहाँ से फिर इस स्प्रू में आना शुरू हुआ। तो स्प्रू से जब मोल्टेन मेटल अंदर आ रहा है तो यहाँ से रनर से होते हुए फिर इस मोल्ड कैविटी में आएगा। ये मोल्ड कैविटी पूरी पूरी भर जाएगी, और मोल्ड कैविटी जब कंप्लीटली फिल हो जाएगी तो ये मोल्टेन मेटल यहाँ इस राइजर से बाहर निकलेगा और वर्कर को दिखने लगेगा, जिससे कि वर्कर को पता चल जाएगा कि हाँ अंदर मोल्ड कैविटी कंप्लीटली फिल हो चुकी है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ काम नहीं है, बड़ी आसानी से आप चाहें तो वॉल्यूम कैलकुलेट करके ये पता लगा सकते हैं कि अंदर जो मैंने गेटिंग सिस्टम डिजाइन किया है वो अंदर कितना वॉल्यूम है उसका। तो वो मैं इसके बाद फिर मैं उतना ही वॉल्यूम बस पोर कराऊं, और अगर मुझे ऊपर आते हुए नहीं भी दिखता है, मान लिया मैंने कोई प्लेट रख दिया इस राइजर के ऊपर, मैंने कोई प्लेट रख दी है और वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है, तो भी मेरा काम चल सकता है, ठीक है ना।
लेकिन पे हम लोग राइजर का अगर यूज कर रहे हैं तो इससे सबसे पहला फायदा ये हो रहा है कि वर्कर को पता चल रहा है कि मोल्टेन मेटल अंदर कंप्लीटली फिल हो चुका है। एक और दूसरा बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आपने राइजर यहाँ पर नहीं बनाओगे, अगर आप राइजर यहाँ पे नहीं बनाओगे, यहीं पे आप इसको बंद कर दोगे, ठीक है ना, तो ये इस पूरे गेटिंग सिस्टम में अगर आपने यहाँ पे बंद कर दिया, ये यहाँ पे बंद कर दिया, टॉप राइजर नहीं बनाया या फिर साइड राइजर नहीं बनाया, ये बंद कर दिया, इस कैविटी को बंद कर दिया है, तो ये क्या होगा, जब ये कैविटी बंद रहेगी यहाँ से, ये कैविटी बंद रहेगी यहाँ से, तो अब ये जो मोल्टेन मेटल आ रहा है इधर साइड से, ये जो मोल्टेन मेटल आ रहा है, इस कैविटी में जो पहले से प्रेजेंट जो एयर होगी, उस एयर को आगे की ओर पुश नहीं कर पाएगा मोल्टेन मेटल, क्योंकि पुश करे तो करे कहां पे, किस जगह पे पुश करे। अभी क्या हो रहा है, जब आगे एक पैसेज वे बना हुआ है, तो यहां पर इस पूरे जोन में जो पहले से एयर प्रेजेंट है, ये मोल्टेन मेटल आ रहा है पीछे से, और जैसे जैसे मोल्टेन मेटल आगे आते जा रहा है, वो पहले से प्रेजेंट एयर को आगे ढकेल रहा है। अब ये एयर आगे से आगे पुश होते होते बाहर निकलती चली जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर राइजर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये एयर बाहर नहीं निकल पाएगी और यहीं पर कहीं इसी मोल्ड कैविटी में कहीं पर एक्यूमुलेट होके रह जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, और ऐसा ना होने पाए, हम लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट में डिफेक्ट आए, तो राइजर का इस्तेमाल करने से ये भी एक हमें बड़ा फायदा होता है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों जो फंक्शन मैंने बताया आपको, ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है। प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन है कि जो जब हमारा ये इस जोन में जो मोल्टेन मेटल है, वो मोल्टेन मेटल जब सॉलिडिफाई हो जाए, सॉलिडिफाई होने के बाद उसका वॉल्यूम जब डिक्रीज करे, श्रिंक करे, वो वॉल्यूम जब कम हो जाए, तो उस वॉल्यूम की भरपाई कराने के लिए इस राइजर से मोल्टेन मेटल की बैक फीडिंग होती रहे, यही है इस राइजर का प्राइमरी फंक्शन। ओके, प्राइमरी फंक्शन आप लिख भी सकते हैं। सर ये रनर से भी तो हो सकता है, अगर रनर में जो रहेगा मोल्टेन मेटल अगर श्रिंक होता है तो फिर रनर से भी रिटर्न आ सकता है। नहीं डियर, हम लोग देखो इसका से बात, आपका डॉक्टर एकदम सही है, वहां से भी आ सकता है, लेकिन पे वहां से हम लोग उसको लेते नहीं हैं, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर जो मेटल रहता है, यहाँ जो मोल्टेन मेटल आता है, ये देखिए हम लोग राइजर की डिजाइनिंग ऐसी करते हैं, राइजर की डिजाइनिंग ऐसी करते हैं कि इस एरिया में जो इस यहाँ पर इस सेक्शन में जो मोल्टेन मेटल रहे, वो बहुत धीरे धीरे ठंडा हो, सबसे यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर रेट हो वो सबसे कम हो, मोल्टेन मेटल बहुत धीरे धीरे ठंडा हो, सबसे लास्ट में ये ठंडा हो। तो जब ये सबसे लास्ट तक ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, तभी ये बैक फीडिंग करा पाएगा। ये वाला जो पोर्शन रहता है ऑटोमेटिकली, चूंकि स्क्रू का डिजाइन ऐसा रहता है, स्क्रू की डिजाइन की वजह से इसको हम लोग लास्ट में ठंडा हो ये कर पाना नियरली इम्पॉसिबल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग इस राइजर के पोर्शन को ऐसा डिजाइन करते हैं कि ये सबसे लास्ट में ठंडा हो, सबसे लंबे समय तक, सबसे मैक्सिमम टाइम तक ये लिक्विड स्टेट में बना रहे, और जब ये लिक्विड स्टेट में बना रहेगा तभी ये यहां पर बड़ी आसानी से बैक फीडिंग करा पाएगा। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया राइजर का? इज टू फीड द मोल्टेन मेटल, इज टू फीड द, या फिर बल्कि आप इसको बैक फीड लिखते तो ज्यादा अच्छा लगता, इज टू बैक फीड the molten metal in the mold cavity when it shrinks due to
सॉल्डिफिकेशन। सॉल्डिफिकेशन की वजह से जब यहाँ पर मोल्ड कैविटी में जो मोल्टन मेटल जब वो कभी श्रिंक करता है तो उसकी बैक फीडिंग यहाँ से आसानी से हो, इसके लिए राइजर हम लोग बनाते हैं और यही राइजर का प्राइमरी फंक्शन होता है। आपने जो डाउट पूछा कि यहाँ से स्प्रू से क्यों नहीं आ रहा है, स्प्रू का चूंकि डिजाइन जो होता है टेपर्ड वे में रहता है और इसका शेप बहुत बड़ा रखा जाता है। जनरली स्प्रू का शेप जो होता है, स्प्रू का जो डायमीटर जो होता है क्रॉस एरिया, वो काफी बड़ा रखा जाता है ताकि आसानी से फ्लो होता रहे, जो मोल्टन मेटल आ रहा है उसकी एंट्री अच्छे से होती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी वजह से वहां पर उस जगह से बैक फीडिंग कराने में दिक्कत आती है। इसी के साथ साथ आप लोग ये भी देखोगे कि ये जो आपका सेक्शन है, ये जो रनर वाला सेक्शन है, ये एक लंबा पोर्शन होता है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये एक रनर जो होता है ये एक हॉरिजॉन्टल पैसेज वे होता है जो कि अच्छी खासी लेंथ होती है इसकी। तो यहाँ पर अगर आप लोग डिपेंड हो जाओगे, इस स्प्रू के ऊपर डिपेंड हो जाओगे कि बैक फीडिंग कौन कराए, ये स्प्रू कराए, इस राइजर को छोड़ के आप लोग इस पे डिपेंड हो जाओगे, तो होगा कि यहाँ पे बीच में ये जो हमारे पास जो रनर प्रेजेंट है, ये रनर एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करेगा क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल स्टेट में है। ये हॉरिजॉन्टल स्टेट में होने की वजह से अगर ये सॉलिडिफाई हो गया, ये पोर्शन सॉलिडिफाई हो गया, तो ये भले ही लिक्विड है और यहाँ पर ये भी लिक्विड है, ये श्रिंक कर रहा है। अब ये सॉलिडिफाई हो गया और ये आपको यहाँ से बैक फीडिंग करानी है, तो कैसे बैक फीडिंग कराओगे? जब ये बीच में सॉलिडिफाई हो गया है तो ये लिक्विड रह के करेगा ही क्या? ये यहाँ से यहाँ आ ही नहीं पाएगा। तो आपको यहाँ पे भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ये भी सॉलिडिफाई ना होने पाए, फिर इसको भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ये भी सॉलिडिफाई ना होने पाए। तो दो जगहों पे आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इससे अच्छा ये कि सिर्फ एक ही जगह पे आप फोकस करें और एक ही जगह पे फोकस करके आपका काम चल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है राइजर का प्राइमरी फंक्शन। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, इसमें हम लोग अभी आगे देखेंगे, हम लोग एक देखेंगे इसको क्या कहते हैं, पैटर्न अलाउवेंसेस पढ़ेंगे। पैटर्न अलाउवेंसेस में हमारे पास 5 टाइप के पैटर्न अलाउवेंस होते हैं। तो वहां पर एक आएगा श्रिंकेज अलाउवेंस। सर हाँ पूछिए। सर राइजर में मतलब ऐसा किस टाइप का अरेंजमेंट करते हैं कि वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है बल्कि रनर जल्दी हो जाता है? हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है, ऐसा क्या अरेंजमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार डाउट है। ऐसा क्या अरेंजमेंट करते हैं कि राइजर में जो मोल्टन मेटल है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और बाकी जो है हमारे पास, बाकी जो पूरा गेटिंग सिस्टम है उसमें मोल्टन मेटल जल्दी ठंडा होता है। बहुत ही शानदार डाउट है, बहुत ही जेन्युइन डाउट है, आना चाहिए आपके मन में। अगर नहीं आता तो फिर मैं अपनी तरफ से तो बताता ही आपको। देखिए इसमें क्या है कि आप लोगों को, सभी लोगों को आइडिया होगा जनरल लाइफ में। आप क्या कीजिए, आप 3 कप चाय बनाइए, ठीक है ना, 3 कप चाय बनाइए और 1 कप चाय को आप कप में ले लीजिए, ठीक है। दूसरी जो 1 कप चाय है उसको आप क्या कीजिए, आप प्लेट में ले लीजिए। अब लेट अस सपोज 1 कप का वॉल्यूम जो है वो क्या है, कप का वॉल्यूम 200 मिलीमीटर क्यूब है, mm क्यूब या फिर 200 ml है। अब मैंने 2 कप लिया, 1 कप का मटेरियल जो था वो कप में लिया डायरेक्ट और दूसरे कप का जो चाय थी वो प्लेट में मैंने डाल ली। तो बताइए कौन सी चाय जल्दी ठंडी होगी? प्लेट वाली चाय जल्दी ठंडी होगी। आपने बड़ी आसानी से इसका आंसर दे दिया। क्यों? क्योंकि जो प्लेट होता है, प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया जनरली ज्यादा होता है। अभी वैसे हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया कि प्लेट बड़ा है या कप बड़ा है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा मान के चलते हैं कि भाई कप का जो टॉप वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जहां से एयर कांटेक्ट में आती है, चाय के साथ एयर कांटेक्ट में आती है, वो छोटा होता है और जो प्लेट होती है वो बड़ी होती है, ठीक है ना। तो जिसका यहां पर देखिए हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है वॉल्यूम और एक होता है सरफेस एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी चीज
कोई भी लिक्विड हमारे पास जो है उसमें कितना हीट कंटेंट है, उसमें कितनी हीट है, ये किससे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है वॉल्यूम से, ठीक है ना। उसमें कितनी हीट है ये डिसाइड होता है वॉल्यूम से, और उसकी हीट किस स्पीड से बाहर निकलेगी, उसकी हीट किस स्पीड से बाहर निकलेगी ये डिसाइड होता है सरफेस एरिया से, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमने क्या किया, ये हमने 200 mm क्यूब या 200 ml की हमने चाय दो जगहों पे ली है। तो यहां पर भी जो हीट है मेरे पास, कप वाली भी जो चाय है उसकी भी हीट उतनी ही है जितनी प्लेट वाली चाय की है। दोनों के पास हीट कंटेंट तो एक बराबर है, लेकिन पे प्लेट में क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है और कप का जो टॉप वाला सरफेस है, टॉप वाला सरफेस, उसका सरफेस एरिया कम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका हीट ट्रांसफर रेट भी कम होगा, उसमें से हीट धीरे धीरे बाहर निकलेगी। जहां पर ये सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पर हीट ट्रांसफर रेट भी ज्यादा होगा, हीट तेजी से बाहर निकलेगी। तो जिस जगह पर हीट तेजी से बाहर निकलेगी वो तेजी से ठंडा होगा, जिस जगह पे हीट स्लोली स्लोली बाहर निकलेगी वो स्लोली स्लोली ठंडा होगा। तो यही अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, यही अरेंजमेंट हम लोग यहाँ इस राइजर में भी करते हैं। क्या करते हैं, राइजर का क्रॉस सेक्शन एरिया वॉल्यूम के कंपैरिजन में कुछ एक इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हमारा ये पोर्शन जो है वो बहुत स्लोली ठंडा होता है, हीट ट्रांसफर रेट बहुत डिक्रीज कर जाता है। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे राइजर डिजाइन की हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। राइजर डिजाइन की हमारे पास 3-4 स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहां पर हम लोग देखेंगे एक टाइम आता है वो कहलाता है सॉलिडिफिकेशन टाइम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, वो कहलाता है सॉलिडिफिकेशन टाइम। कोई भी लिक्विड हमने जो लिया, कोई भी मोल्टेन मेटल जो हमने लिया, वो मोल्टेन मेटल का सॉलिडिफाई होने में जो टाइम लगता है वो टाइम किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये जो वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया आप देख रहे हो ये एक रेशियो है, इस रेशियो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि वॉल्यूम एक बराबर है तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका ये रेशियो छोटा होता जाएगा, रेशियो छोटा होता जाएगा मतलब कि टाइम उसका कम लगेगा। जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा वहां पर ठंडा होने का टाइम कम, सॉलिडिफिकेशन का टाइम कम, ठीक है फ्रेंड्स। जहां पर सरफेस एरिया कम वहां पर ठंडा होने का टाइम ज्यादा। तो ये इस तरीके से राइजर को डिजाइन किया जाता है कि उसका सरफेस एरिया ऐसा रखा जाता है कि हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाए। ओके, समझ में आया? अभी यहां पर देखो, अभी यहां पर हमारे पास जो कुछ स्टैंडर्ड शेप्स अगर हम लोग देखते हैं, जो स्टैंडर्ड शेप्स हैं उसमें एक आपके पास हो सकता है स्फीयर हो सकता है, एक आपके पास सिलेंडर हो सकता है, एक चाहो तो क्यूब ले सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड शेप्स हम लोग ले सकते हैं राइजर के लिए। लेकिन पे सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली आप जो देखोगे मैक्सिमम बुक्स में भी जो डायग्राम बने रहते हैं वो भी सिलेंडर ही बने रहते हैं, और रियल लाइफ में आप जहां कहीं भी एप्लीकेशन देखोगे, जहां कहीं भी आप कहीं भी किसी फाउंड्री शॉप में चले जाओ वहां पर भी आप देखोगे कि वहां पर भी आप लोग देखेंगे कि सिलिंड्रिकल शेप का ही राइजर मोस्ट वाइडली यूज हो रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है हम लोग आगे अभी देखेंगे, इस चीज को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
ले जाओ भाई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास, वो होता है कोर प्रिंट। सुना है क्या आपने पहले कोर प्रिंट? यस सर। क्या होता है कोर प्रिंट, बताइए। वो याद नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लेट अस सपोज, जैसे कि हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास कोई एक, जैसे मान लिया हमारे पास ये एक कैविटी है, ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है कि यहां पर लेट अस सपोज मुझे कोर प्लेस करना है, यहां पर मुझे कोर प्लेस करना है। डिफरेंस, यहां पर मुझे कोर प्लेस करना है। तो ये कोर प्लेस करूंगा कैसे मैं? इसको यहां पर रखने के लिए ये जो मुझे ये सिलिंड्रिकल शेप का ये जो मेरे पास बना हुआ कोर है, इसको यहां रखने के लिए मुझे एक कोई जगह भी तो होनी चाहिए जहां पर इसको रखा जाए। अदरवाइज इसको रखेंगे कैसे? हमने क्या किया, सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये एक मेरे पास ऐसा कुछ एक फ्लास्क था, इसमें मैंने एक पैटर्न को रख करके ये पहले ये इतनी आधी कैविटी मैंने प्रोड्यूस कर ली। ओके फ्रेंड्स, ये आधी कैविटी मैंने प्रोड्यूस कर ली है। अब ये आधी कैविटी जब प्रोड्यूस कर ली है, ऐसी ही मैं एक दूसरी आधी कैविटी कोप में भी प्रोड्यूस करूंगा। ये ड्रैग हो गया, ये एक दूसरी मैं कोप में भी प्रोड्यूस करूंगा, और उसको ले आकर के यहां से ले आकर के आधी कैविटी मैं एक और दूसरे कोप में प्रोड्यूस करूंगा, उसको ले आकर के इसके ऊपर रख दूंगा। जब ऊपर रख दूंगा तो वो यहाँ पे ऐसे कंप्लीट एक कैविटी बन जाएगी, और ये मेरा एक कंप्लीट कोप एंड ड्रैग का सिस्टम बन जाएगा। अब मुझे यहां पर जब रखना है अपने इस कोर को, ये जो मेरे पास ग्रीन कलर का एक सिलिंड्रिकल शेप का ग्रीन कलर का मेरे पास एक कोर है, उसको मैं रखूं कहां? कुछ जगह भी तो होनी चाहिए ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर कुछ एक एक्स्ट्रा एक जगह बनाता हूं। यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा, लेट अस सपोज मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, नीले कलर से कर देता हूं। यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा जगह बना के रखता हूं। ये एक्स्ट्रा जगह, कोर प्रिंट क्या होता है? कोर प्रिंट इज एन एडेड प्रोजेक्शन। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? एडेड प्रोजेक्शन ऑन, कहां पर? पैटर्न पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कोर प्रिंट कोर पे होता है ना, माय डियर फ्रेंड्स। कोर प्रिंट पैटर्न पे होता है। पैटर्न पे एक एक्स्ट्रा उभरा हुआ हिस्सा होता है जो कि काम किसके आता है? वो एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है। एडेड प्रोजेक्शन ऑन द पैटर्न यूज्ड टू क्रिएट
used to create proper sitting arrangement of core in the gating system. गेटिंग सिस्टम में यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास, लेट अस सपोज मैं एक वीडियो भी देखता हूं, होगा शायद मेरे पास। कोड करनी है, कोड प्रिंट करनी है शायद। चलिए कोड प्रिंट करनी है मेरे ख्याल से। तो इसमें क्या होता है, हम लोग करते हैं कि हमारे जो पैटर्न होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो पैटर्न होता है, अगर मैंने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखा है कि पैटर्न, जैसा मैं पैटर्न यूज करूंगा, अगर मैं ऐसा पैटर्न यूज करूंगा तो जैसा मैं पैटर्न यूज करूंगा वैसी मोल्ड कैविटी बनेगी और वैसा ही मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अभी मैं क्या करूं, अगर इस पैटर्न में मैं यहां पर ये इतना पोर्शन एक्स्ट्रा जोड़ दूं यहां पर भी, और ये इतना पोर्शन एक्स्ट्रा यहां पर भी जोड़ दूं। अब ये जो मैंने पैटर्न बनाया, ये कुछ ऐसा पैटर्न मैंने बना लिया। ये कंप्लीटली एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, और ये ऐसा पैटर्न जब मैं रखूंगा, इसको मैं कहां पे रखूंगा, लेट अस सपोज इसको मैं रखूंगा इसको मैं क्या करूंगा, इस पैटर्न को मैं एक लकड़ी के बेस के ऊपर रखूंगा, और अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर फिर रखूंगा, इसके चारों तरफ रखूंगा क्या, कोप या ड्रैग रखूंगा। उसमें मैं ऊपर से ला करके मोल्डिंग सैंड फिल करना शुरू करूंगा। यहां पर मोल्डिंग, इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये मैंने इसके चारों तरफ रख दिया एक मोल्डिंग फ्लास्क रख दिया, और फिर चारों तरफ से लाके इसमें मैं मोल्डिंग सैंड भरना शुरू करूंगा। मोल्डिंग सैंड भरने के बाद इसको मैं 180 डिग्री से टिल्ट कर लूंगा, इसको मैं पूरा पूरा उल्टा करूंगा। और अब जब मैं इसको ऊपर खींचूंगा, अब जब इसको 180 डिग्री से उल्टा करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा। अब जब मैं इसको यहां से ड्रॉ स्पाइक की हेल्प से ऊपर खींच लूंगा, बाहर निकाल लूंगा, तो ये मेरी जो कैविटी बन के सामने आएगी वो ऐसी कुछ कैविटी बन के सामने आएगी। ठीक है ना, कैसी कैविटी बन के सामने आएगी, वो कैविटी कुछ ऐसी होगी। एक मिनट, सॉरी, ओके मेरे फ्रेंड्स, नॉर्मली कैविटी आपको ऐसी दिखती थी, ये इस टाइप की, लेकिन ऐसी सिर्फ यहां तक, लेकिन अब की बार ये एक्स्ट्रा पोर्शन भी आपको दिख रहा है, ये भी और ये भी। तो अब इसी एक्स्ट्रा पोर्शन पर मैं क्या करूंगा, इसी एक्स्ट्रा पोर्शन पर मैं
अपना ये जो कोर है उस कोर को मैं प्लेस कर दूंगा। ये यहां पर मैं कोर को रख दूंगा और जैसे ये एक्स्ट्रा सिटिंग अरेंजमेंट मैंने इस ड्रैग में बनाया है, वैसा ही एक्स्ट्रा सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो मेरा पैटर्न होगा जिसमें कोर प्रिंट लगा होगा, वैसा ही पैटर्न मैं कोप में भी यूज करूंगा। तो वहां पर भी मेरे पास एक ऐसा ही पोर्शन जनरेट होगा, वैसी कैविटी जनरेट होगी और ये कोर बड़ी आसानी से रखा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोर टूटने नहीं पाएगा। अगर आपने क्या किया होता, अगर आपने यहां पर ला करके कोर आप खड़ा कर दोगे बिना किसी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट के, बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के, यहां पे ला करके आप कोर रख देंगे, तो होगा क्या, जब ऊपर साइड से ये कोर आएगा, ये कहते हैं ऊपर साइड से कोप आएगा, तो वो यहां पर और यहां पर इस कोर को तोड़ देगा, फोड़ देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बचेगा क्या, सिर्फ ये इतना पोर्शन बचेगा। तो ये इतना पोर्शन यहीं पे अंदर की ओर गिर जाएगा। तो हमारी ये प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। प्रॉपर अरेंजमेंट हो इसके लिए हम लोग कोर प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। ये कोर प्रिंट क्या करता है, कोर प्रिंट एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट या प्रॉपर सिटिंग स्पेस क्रिएट करता है गेटिंग सिस्टम में, जहां पर हम लोग कोर को बड़ी आसानी से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ पूछना है इसमें? आइडिया क्लियर हो गया सबका? आगे बढ़ा जाए। सर शॉर्ट में एक बार रिपीट कर दीजिए। शॉर्ट में सर लंबा हो गया क्या? चलिए कोई नहीं। कोर प्रिंट क्या होता है, कोर प्रिंट एक एडेड प्रोजेक्शन होता है। इसके ऊपर क्या कहते हैं, अपने पैटर्न के ऊपर हम लोग कुछ एक एक्स्ट्रा पोर्शन लगाते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जो हमारी मोल्ड कैविटी में, मोल्ड ये जो गेटिंग सिस्टम है, उस गेटिंग सिस्टम में ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेस जनरेट होता है। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस जनरेट होता है, यहां पर इस जगह पर हम लोग इस कोर को प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। सिटिंग प्रॉपर हो जाएगी, जिससे कि कोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोर टूटेगा नहीं और अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। ठीक है, ओके। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें एक और पोर्शन आता है, चिल्स और पैडिंग। और क्या टाइम क्या हो गया? आज कितने बजे तक क्लास है आप लोगों की? सर 8 से 10 है। 8 से 10 है ना? एवरीडे तो 2 आवर्स ही रहती है ना मॉर्निंग में? यस यस सर। सर। चिल्स, देखिए फ्रेंड्स, इस चिल्स और पैडिंग को, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आती हैं, चिल्स और पैडिंग। जनरली इन दोनों का नाम एक साथ ही लिया जाता है। होता क्या है कि इसको समझने के पहले आप लोगों को एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी। वो होती है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, देखिए होता क्या है, इसमें हमारे पास जब भी हमारे पास सपोज कोई कैविटी है, इस कैविटी में जब मोल्टन मेटल आकर के भराएगा, पूरा मोल्टन मेटल जब इसमें भरेगा,
एक होता है प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन, एक होता है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ये मोल्ड कैविटी है। इस मोल्ड कैविटी के चारों तरफ क्या है? इस मोल्ड कैविटी के चारों तरफ बेटा सपोज मोल्डिंग सैंड होगी, और क्या होगी ऑब्वियसली चारों तरफ मोल्डिंग सैंड होगी। अभी क्या होगा कि नॉर्मली क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो ये मोल्टन मेटल जब फिल हो जाता है किसी भी मोल्ड कैविटी में, तो चूंकि चारों तरफ इसके मोल्डिंग सैंड है, तो ये जो हीट होती है इस मोल्ड कैविटी की, जो हीट होती है ये बाहर की ओर निकलना शुरू करती है। मोल्ड कैविटी की हीट बाहर की ओर निकलना शुरू करती है। इसी मोल्डिंग सैंड में इस मोल्ड कैविटी की हीट जाती है। तो होता क्या है, सबसे पहले एक जो आउटसाइड की जो लेयर होती है, एक ये जो आउटसाइड लेयर होती है, ये सबसे पहले सॉलिडिफाई हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद और हीट निकलती है, तो ये एक और लेयर अंदर की सॉलिडिफाई होती है। फिर एक और हीट बाहर निकलती है, तो एक और लेयर अंदर की सॉलिडिफाई होती है। धीरे धीरे ये इस तरीके से हीट जो होती है वो निकलती जाती है और बाहर से अंदर की ओर सॉलिडिफिकेशन होता जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाहर से अंदर की ओर सॉलिडिफिकेशन होता जाता है। और इसमें फिर होता क्या है कि एंडिंग में हमारे पास बाकी सब तो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ये वाला पोर्शन सॉलिडिफाई हो गया, फिर ये वाला सॉलिडिफाई हो गया, फिर ये वाला सॉलिडिफाई हो गया, फ्रेंड्स। एंडिंग में हमारे पास एक छोटा सा वॉइड बचा रह जाता है, छोटी, क्योंकि होता क्या, जैसे जैसे ये सॉलिडिफाई होते जाएंगे वैसे वैसे ये श्रिंक होते जाएंगे, थोड़े छोटे होते जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर श्रिंक होते जाते हैं, इधर की ओर श्रिंक होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एंडिंग में क्या बचेगा, एंडिंग में ये पोर्शन इतना बचा रह जाएगा, ऐसा ये एक वॉइड जैसा कुछ क्रिएट हो जाएगा। ये क्या है, ये एक डिफेक्ट है, ये एक कास्टिंग डिफेक्ट है। इस टाइप के वॉइड्स जो आते हैं इस कास्टिंग में, वो क्या करते हैं, कास्टिंग की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं, कास्टिंग की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। ये ना आने पाए, इससे बचने के लिए अच्छा, ये जो इस टाइप का जो सॉलिडिफिकेशन है जो बाहर से अंदर की ओर होता है, सबसे पहले आउटर लेयर सॉलिडिफाई हो, फिर उसके अंदर वाली, फिर उसके अंदर वाली, फिर उसके अंदर वाली, इस टाइप का जो सॉलिडिफिकेशन होता है, इस टाइप के सॉलिडिफिकेशन को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें फायदा क्या है, ये ऑटोमेटिकली होता है, ये नेचुरल फिनोमेना है कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे मोल्टन मेटल को रखोगे तो आउटर लेयर सबसे पहले ठंडी होगी और इनर लेयर गर्म रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेचुरली बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ये प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस करता है। लेकिन नुकसान ये होता है कि जब एंड पॉइंट आता है तो एंडिंग में कुछ वॉइड्स बचे रह जाते हैं, और ये जो वॉइड्स होते हैं ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। तो ऐसा ना होने पाए हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बने उसकी स्ट्रेंथ अच्छे से अच्छी रहे, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ रहे, सभी जगहों पर एक ही स्ट्रेंथ रहे, इसके लिए हम लोग डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को प्रमोट करते हैं। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक स्पेशल अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चिल सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक अरेंजमेंट है। चिल होता क्या है, जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, चिल, जस्ट चिल,
कुछ ठंडा करने वाला कुछ एक अरेंजमेंट है जो कि चिल के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? जनरली बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है। बटन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको एक वायर की हेल्प से उस जगह पर प्लेस करते हैं। जैसे हम लोग पहले करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपोनेंट हमने बनाया, एक कास्टिंग बनाई, उसकी हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। कास्टिंग की एक एक्सरे मशीन आती है। जैसे हमारी पूरी बॉडी को हम लोग जब एक्सरे मशीन में चले जाते हैं तो सारी हड्डियों का सारा ढांचा आ जाता है एक्सरे मशीन पे, वैसे ही कास्टिंग का भी पूरा जो पिक्चर है, अंदर की पिक्चर, वो एक्सरे मशीन पे आ जाती है। तो उसमें एक पीस हम लोग बना के देखते हैं और उसका एक्सरे मशीन में चले जाते हैं। उससे हमें पता चलता है कि किस जगह पर होल आ रहा है, किस जगह पर एग्जैक्टली में वॉयड रह गया है। ओके, जो बहुत ही छोटे साइज के होल होते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जब कभी भी कहीं कुछ गैप बाकी रह जाए तो उसको हम लोग वॉयड के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम लोग वॉयड बोलते हैं। अभी क्या है कि यहाँ पर छोटा सा होल बचा रह गया तो ये वॉयड क्रिएट हो जाता है। जिस जगह पे एक हमने क्या किया, एक पहले एक पीस बनाया, उसको एक्सरे मशीन में लेके गए, देखे कहाँ पर वॉयड है, तो जिस जगह पर वॉयड रहता है उस जगह पर चिल को प्लेस करते हैं। उस जगह पे हम लोग चिल को प्लेस करते हैं और फिर मोल्टन मेटल अंदर पोर कराते हैं। मोल्टन मेटल अंदर पोर कराने पे क्या होगा, लेट अस सपोज यहां पर हमारे पास ये रहा, लेट अस सपोज हमने एक पीस पहले से बना के चेक कर लिया था और देख लिया था कि इस जगह पर यहां पर एक वॉयड बचा रह जाता है। तो मैं क्या करूंगा, एक बटन लाइक स्ट्रक्चर का ऐसा एक बटन जैसा स्ट्रक्चर का एक मैं चिल बनाऊंगा और उस चिल को एक वायर की हेल्प से यहां पर लटका दूंगा। ठीक है ना, यहां पर मुझे पता है एक्सपीरियंस से कि मैं जब वही सेम प्रोसेस बार बार करता हूं तो क्या होता है, उसी सेम प्रोसेस को बार बार करने पे इसी जगह पर मुझे वायर मिलता है। तो इसी जगह पर मैंने ये चिल को एक वायर की हेल्प से लटका दिया है। अब मैं मोल्टन मेटल यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, मोल्टन मेटल फिल कर रहा हूं, तो अब ये मोल्टन मेटल जब कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो होगा क्या, इस मोल्टन मेटल की जो हीट होगी अभी भी चारों साइड में अभी भी क्या होगी, लेट अस सपोज ये यहां पर मोल्डिंग सैंड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो चिल होता है, ये चिल उसी मेटल का बना होता है जिस मेटल का मोल्टन मेटल आते हैं ले आते हैं। सेम मटेरियल होता है, चिल और मोल्टन मेटल सेम मटेरियल के होते हैं। मोल्टन मेटल और चिल सेम मटेरियल के होते हैं। जैसे मान लिया एल्युमिनियम की मैं कास्टिंग बना रहा हूं या कास्ट आयरन की कास्टिंग बना रहा हूं, तो कास्ट आयरन का ही मैंने चिल बना लिया। अब करूंगा क्या, यहां पे प्लेस कर दूंगा और फिर मोल्टन मेटल ले आऊंगा कास्ट आयरन का। तो जब वो मोल्टन मेटल यहाँ पे आएगा तो ये जो मोल्टन मेटल यहाँ अंदर आ रहा है, इस मोल्टन मेटल की जो हीट है, ये मोल्टन मेटल की हीट इस चिल को पिघलाने में कंज्यूम होने लगेगी। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट 1450 डिग्री सेल्सियस है कास्ट आयरन का, तो उसको पोर कितने पे कराते हैं, उसको 1550 पे या 1600 पे पोर कराते हैं। तो ज्यादा टेम्परेचर पे पोर करा रहे हैं। अब ये जो बीच में जो हमारे पास जो चिल है, ये चिल तो था 1450 डिग्री सेल्सियस के मेल्टिंग पॉइंट वाला,
लेकिन इसको चारों तरफ से एटमॉस्फेयर मिल रहा है 1550 या 1600 का, तो उसको एक्स्ट्रा हीट मिल रही, तो इसका पिघलना तय है। तो होगा क्या, यहाँ पर इस तरीके से डिजाइनिंग की जाती है कि देखो अभी भी हीट जो निकलेगी वो बाहर तो हीट जाएगी ही जाएगी। इस मोल्डिंग सैंड में तो हीट पक्का जानी ही जानी है, ऐसा नहीं है कि आप मोल्डिंग सैंड में हीट जाने से रोक दोगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप जो स्पेशल अरेंजमेंट बना रहे हो वो एक ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट बना रहे हो कि ये जो मैक्सिमम जो यहाँ पे इस चिल में जो हीट जा रही है, ये चिल जो है रूम टेम्परेचर पे होता है। अब इस रूम टेम्परेचर वाले चिल के चारों तरफ जब मोल्टेन मेटल आएगा, गर्म मोल्टेन मेटल, तो ये बीच में ठंडा है, चारों तरफ गर्म चीज आ गई, तो जो गर्म चीज की जो गर्मी है, हीट है, वो इस ठंडे बॉडी में अंदर जाने लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या अरेंजमेंट बनाते हैं कि जो बाहर की ओर मोल्डिंग सैंड में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो स्लो स्पीड से हो, इन कंपेयर टू इस चिल में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो फास्ट स्पीड से हो। ठीक है ना। यहां मान लिया हमने कुछ 10 जूल पर सेकेंड की स्पीड से अगर मोल्टेन ये हीट बाहर की ओर जा रही है मोल्डिंग सैंड में, तो इस वाले चिल में मान लिया 30 जूल पर सेकेंड से जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑब्वियसली ठंडा, ये भी बाहर से भी ठंडा हो रहा है, लेकिन अंदर वाली चीज पहले ठंडी हो रही है। वहां पे क्या था, वहां बाहर वाली चीज पहले ठंडी हो रही थी। अब यहाँ पे ये अंदर वाला ये पोर्शन पहले ठंडा हो गया, एक पोर्शन ये पहले ठंडा हुआ, उसके बाद उसके बाहर वाला पोर्शन ठंडा होगा, उसके बाद उसके बाहर वाला पोर्शन ठंडा होगा। तो इस तरीके से अंदर से बाहर की ओर जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा होता है, उस सॉलिडिफिकेशन को हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। और ये जो चिल्स, पैडिंग और चैपलेट भी कभी कभी, ये मेनली दो हैं, चिल्स एंड पैडिंग, इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, जो ऐसा सॉलिडिफिकेशन जिसकी वजह से इसको, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। नुकसान इसमें ये है, लेकिन फायदा क्या है, ये चूंकि अंदर से बाहर की ओर हो रहा होता है, तो ये अंदर वाला पोर्शन पहले सॉलिडिफाई हुआ और थोड़ा सा श्रिंक हो गया, फिर उसके बाहर वाला पोर्शन ये भी सॉलिडिफाई हुआ, ये भी थोड़ा सा श्रिंक हो गया। अब जब ये चीज ये भी सॉलिडिफाई हुई, ये भी थोड़ी सी श्रिंक हो गई। इसमें क्या होता है, जब अंदर की चीज जब सॉलिडिफाई होती जाती है और श्रिंक होती जाती है, तो वो सॉलिडिफाई होती जाती है, वो नीचे आती जाती है, नीचे की ओर आती जाती है, यहाँ पर इस मोल्ड कैविटी में नीचे की ओर बैठती जाती है, और ऊपर से जगह खाली होती जाती है। तो ऊपर से जो जगह खाली होती जाती है, उसमें राइजर से बैक फीडिंग हो जाती है, और हमारा पूरा जो प्रोडक्ट रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन आप देखते हैं, प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन में ऊपर वाली लेयर, बाहर वाली लेयर सॉलिड हो गई, अंदर वाली अभी भी लिक्विड स्टेट में या सेमी लिक्विड स्टेट में है। तो वहां पर जब वॉइड क्रिएट होगा, तो ये अगर आउटर लेयर सॉलिड है, तो राइजर से बैक फीडिंग होगी कैसे, नहीं हो पाएगी। जबकि डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अगर हम लोग करते हैं, प्रॉब्लम तो आती है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन में, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, लेकिन फायदा ये होता है कि एट द एंड कोई वॉइड क्रिएट नहीं होता है, जैसा कि प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन में होता था। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को प्रमोट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि चिल क्या होता है, ये एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग सेम मटेरियल का बना होता है, जैसा मोल्टेन मेटल होता है वैसा मटेरियल इसका होता है, और इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। यही चीज कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में 2500 बार पूछी जा चुकी है कि चिल का यूज क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस टू यूज द चिल। तो आपको क्या लगाना होता है निशान, टू प्रमोट द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को सपोर्ट करने या प्रमोट करने के लिए चिल का यूज करते हैं। कुछ पूछना है इसमें या आगे बढ़े? सर जो वायर का यूज करते हैं उसका क्या होता है? वो भी उसी मेटल की रहती है, जैसे कास्ट आयरन की ही वायर भी हम लोग जनरली बनाएंगे। हाँ, और उसी से फिर अंदर ही अंदर ये चीज पिघल गई, जब उसी मटेरियल का है ये, तो वो अंदर ही अंदर पिघल गया और उसी में फिर इंटीग्रल पार्ट बन गया। पता ही नहीं चलेगा आपको कि कौन सा मोल्टेन मेटल वाला कास्ट आयरन था और कौन सा ये जो हमारे पास कौन सा चिल वाला या वायर वाला पोर्शन था। ठीक है ना। जब सेम मटेरियल का है सब कुछ, तो वो क्या कहते हैं, अंदर ही अंदर वो मिक्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और कुछ? नो।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चिल का यूज क्या है? चिल डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है। उसी मटेरियल का बना होता है जिस मटेरियल का मोल्टेन मेटल होता है और बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इसी में आगे एक और अरेंजमेंट आता है, उसको बोलते हैं पैडिंग। क्योंकि ये चिल और पैडिंग दोनों अक्सर साथ ही में यूज किए जाते हैं, तो इसी पेज पे मैं दिखा देता हूं आपको। पैडिंग में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? पैडिंग में क्या होता है? ये एक टेपरिंग अरेंजमेंट होता है पैटर्न के ऊपर थिक सेक्शन से थिन सेक्शन की ओर ये टेपरिंग अरेंजमेंट होता है, जो कि क्या करता है कि ये भी जो क्रिटिकल सेक्शन के अलोंग जो ये डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हो रहा होता है उसको ये प्रमोट करता है। इसमें देखिए क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है। क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन को कहते हैं जिसमें कि अचानक से एक साइड में एरिया बहुत ज्यादा होता है और दूसरे साइड में एरिया बहुत कम होता है। अच्छा खासा डिफरेंस जब आ रहा हो तो उस सेक्शन को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। ओके फ्रेंड्स, जैसे मान लिया कोई डंबल लाइक स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना हो, कोई ऐसा स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना हो, अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि मुझे अगर कहा जाए, ये आप देखिए ये जो सेक्शन है, ये जो डॉटेड सेक्शन में बना रहा हूं, ये जो डॉटेड सेक्शन मैंने बनाया, इस डॉटेड सेक्शन के ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इनके दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप देखें तो एरिया का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इधर साइड में इस सेक्शन के इधर साइड में एरिया बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है, ओके, और इधर साइड में एरिया बहुत कम है, काफी कम है। ठीक है फ्रेंड्स, एरिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये डंबल है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उसके स्क्वायर के हिसाब से एरिया चेंज हो रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए जितना एरिया, ये जितना डायमीटर है उसका ये ट्रिपल डायमीटर यहाँ दिख रहा है, तो डायमीटर जब ट्रिपल है तो रेडियस भी ट्रिपल होगा, मतलब कि एरिया जो होगा वो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पर नॉर्मली दोनों साइड में। तो ये जो सेक्शन होगा ये सेक्शन कहलाएगा क्रिटिकल सेक्शन। मैं अगर इसका नेमिंग करा दूं, ये ए बी दिख नहीं रहा है, ये ए बी एक क्रिटिकल सेक्शन हो गया और ये सी डी एक क्रिटिकल सेक्शन हो गया। ए बी के भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एरिया में बहुत ज्यादा अंतर है और सी डी के भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एरिया में बहुत ज्यादा अंतर है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि ये जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है वो वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है वो सरफेस एरिया के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा सॉलिडिफिकेशन टाइम उतना कम। ओके फ्रेंड्स, अभी यहां पर क्या हो रहा है, इधर साइड में देखो जस्ट 1 मिलीमीटर, इधर आप जब देखते हो ए बी के जस्ट 1 मिलीमीटर लेफ्ट में आप देखते हो तो एरिया बहुत ज्यादा है, मतलब इस जगह पर कूलिंग रेट जो होगा वो बहुत हाई होगा। ओके, जबकि इस ए बी के राइट हैंड साइड में 1 मिलीमीटर राइट हैंड साइड में आप देखते हो
तो यहां पर एरिया बहुत कम है, तो यहां पर कूलिंग रेट बहुत कम होगा। ए बी के लेफ्ट हैंड साइड में एरिया बहुत ज्यादा है तो कूलिंग रेट बहुत हाई होगा, जबकि इधर साइड में ए बी के राइट हैंड साइड में एरिया बहुत कम है तो कूलिंग रेट बहुत कम होगा। इससे क्या नुकसान होता है, ये जब आपका कूलिंग रेट इतना ज्यादा डिफरेंस आता है किसी एक ही सेक्शन के दोनों साइड में, तो उसको क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। और इससे नुकसान क्या होता है कि ये जो क्रिटिकल सेक्शन होते हैं उस क्रिटिकल सेक्शन पे जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस होते हैं, रेसिडुअल स्ट्रेसेस बहुत हाई हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बनता है उस फाइनल प्रोडक्ट में ये इस टाइप के कुछ क्रैक्स आ जाते हैं। ओके, अब आप मार्केट में कहीं कोई डंबल खरीदने जाओ और उसमें पूरा प्रोडक्ट बना हुआ हो, ये इस टाइप से थोड़े बहुत क्रैक हो उसमें, तो ये जो डिफेक्ट है ये तो बाहर से दिख रहा है। अगर जैसे ये जो चिल वाला जो डिफेक्ट था जिसमें अंदर कहीं कोई वायर्ड रह गया, अंदर कहीं कोई वायर्ड रह गया डंबल के अंदर, या कोई भी सॉलिड हमारे पास कंपोनेंट है, सॉलिड प्रोडक्ट है, उसके अंदर कहीं कोई अगर डिफेक्ट रह गया है जो कि बाहर से दिख नहीं रहा है, तब तो वो बड़ी आसानी से बिक जाएगा, ठीक है ना, बड़ी आसानी से बिक जाएगा। लेकिन बाहर से अगर टूटा फूटा दिख रहा है तो कौन खरीदेगा उसको? कोई नहीं खरीदेगा। तो ऐसी चीजों को, ऐसे डिफेक्ट्स को, ये जो डिफेक्ट आ रहा है जो बाहर से ये टीयर हो गया, इसको हॉट टीयर बोलते हैं, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग हॉट टीयर बोलते हैं। और ये डिफेक्ट ना आए, इससे बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इससे बचाने के लिए हम लोग ये पैडिंग वाला अरेंजमेंट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो पैटर्न हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उस पैटर्न में ही ये कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर देते हैं, ऐसा टेपरिंग अरेंजमेंट बना देते हैं। ओके, ये पैटर्न है, उस पैटर्न को ही हम लोग टेपर्ड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पैटर्न कुछ इस टाइप का होगा। ऐसा पैटर्न हम लोग यूज करेंगे। ऐसा पैटर्न जब यूज करेंगे तो ऐसी कैविटी जनरेट होगी, और ऐसी कैविटी जो जनरेट होगी उसी के साथ साथ ऐसा ही फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। जबकि फाइनल प्रोडक्ट चाहिए कैसा था, फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था हमें कुछ इस टाइप का। ओके, फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था कुछ इस टाइप का, तो मिला है ये ब्लू वाले टाइप का और चाहिए ब्लैक वाले टाइप का। तो करेंगे क्या, एंडिंग में क्या करेंगे, जब हमें फाइनल प्रोडक्ट सॉलिडिफाई होकर मिल जाएगा तो इसमें से ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, इस एक्स्ट्रा पोर्शन की मशीनिंग करा के, कट करा के निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसको मशीनिंग करा के, कट करा के निकाल देंगे। तो ये जो हमने पैटर्न के ऊपर ये जो आपको ब्लू कलर का जो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट दिख रहा है कि थिक वाले साइड से, ये जो थिक वाला साइड है वहां से थिन वाले साइड की ओर हम लोगों ने ये एक टेपरिंग अरेंजमेंट एक्स्ट्रा लगा रखा है। और ये लगाया कहाँ है, पैटर्न के ऊपर। इसी टेपरिंग अरेंजमेंट को हम लोग, पैटर्न के ऊपर जो टेपरिंग अरेंजमेंट लगाया जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग पैडिंग। डिफिनीशन क्या हो जाएगी, डिफिनीशन हो जाएगी द टेपरिंग अरेंजमेंट ऑफ थिनर सेक्शन फ्रॉम द थिकर सेक्शन on pattern is known as padding, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इसका यूज क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, इससे भी आपका यही डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन प्रमोट होता है। और ये जो आपके पास जो ऐसे जो क्रैक्स आने वाले थे, ये क्रैक्स नहीं आते हैं
हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हो गया चिल्स और पैडिंग। पूछना है किसी को कुछ? सर डेफिनेशन और एक बार बोलिए। मैं आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कल आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे मेल किया था अपना मेल आईडी, तो मैं मतलब जैसे ये सोच रहा हूँ जब अच्छा खासा कुछ हो जाए, थोड़ा 2-4 दिन में कुछ मटेरियल हो जाए, तो मैं आपको एक ही बार में भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आप अभी नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें। द टेपरिंग अरेंजमेंट ऑफ थिनर सेक्शन फ्रॉम द थिकर सेक्शन ऑन पैटर्न, tapering arrangement from thinner section from thicker section on pattern is known as padding. It controls the differential cooling rate differential cooling rate and also promote directional सॉलिडिफिकेशन। देखो ये कैसे यहां पर अब इस बार क्रैक नहीं आ रहे हैं, कैसे क्रैक नहीं आ रहे हैं, हो क्या रहा है। अब आप देखो पूरे के पूरे आप इस सेक्शन में देखोगे, यहां से यहां तक आप देखो तो यहां पर तो हर एक सेक्शन के दोनों तरफ एरिया एक बराबर ही है, अभी यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां से जब आप देखोगे तो एरिया चेंज हो रहा है, यहां से यहां तक में इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में थोड़ा एरिया चेंज हुआ, लेकिन बहुत थोड़ा सा, 2-4-5% का ही अंतर आ रहा है। पहले की तरह 5-5 गुना 10-10 गुने का अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अभी आप कोई भी एक सेक्शन देखो, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भले ही एरिया अलग अलग है, ठीक है फ्रेंड्स, एरिया अलग अलग है, लेकिन इतना भी अलग नहीं है कि कई गुने का अंतर आ रहा हो, एक जैसे कि 2 गुने का अंतर का मतलब 100% का डिफरेंस, 3 गुने का अंतर का मतलब 200% का डिफरेंस, 5 गुने का अंतर का मतलब 400% का डिफरेंस। तो इतने 100% का डिफरेंस नहीं आ रहा है, अभी केवल 2-4% का ही डिफरेंस आ रहा है। तो एरिया का इतना डिफरेंस जो होता है उसकी वजह से कोई आपका रेसिडुअल स्ट्रेसेस इतने ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं कि क्रैक ले आते, ठीक है ना। तो हमारा जो मेन टारगेट था वो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना था, और ये पैडिंग यूज करने से हम लोग इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। अगली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, और आज के लिए हाँ बोलिए। अगर मेरे को आई सेक्शन कास्टिंग के थ्रू बनाना है तो पहले हम लोग पैडिंग करके मटेरियल बनाएंगे, उसके बाद फिर उसको कटिंग करेंगे। हाँ उसको कट कर लेंगे। आई सेक्शन के लिए तो आई सेक्शन पे नहीं करेंगे डियर सर, उसमें क्या कहते हैं, क्या नाम है, आई सेक्शन को हम लोग बनाते ही नहीं डियर, कहते हैं कास्टिंग से नहीं बनाते हैं उसको, हम लोग उससे बनाते हैं, फोर्जिंग से बनाते हैं, क्योंकि जनरली कहते हैं उसमें कहते हैं क्या नाम है, आपकी फिर फोर्सेज उतनी, उसकी जो मटेरियल प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं आएगी ना। आई सेक्शन का इस्तेमाल बहुत ही रिजिड उसके लिए किया जाता है। आई सेक्शन का इस्तेमाल जो होता है जनरली जो रिजिड वो होता है, कहते हैं कंडीशन होती है, रिजिड वर्किंग कंडीशन होती है, उसके लिए करते हैं। तो कास्टिंग से ज्यादा बेटर पड़ता है वो, लेकिन अगर आप कास्टिंग से बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे, ठीक है ना। ओके सर हाँ बताइए। सर 10 बजे से हम लोग का अभी एग्जाम है प्रैक्टिकल। हाँ अभी टाइम हो गया क्या? यस सर 9:50 हो गया। 9 मिनट बचे हैं। हाँ 9:50 हो गया। एक छोटा सा टॉपिक है वो बता देता हूँ मैं, चैपलेट बोलते हैं इसको। ओके सर। क्या होता है चैपलेट? देखो होता क्या है कि ये जो हमारे पास, हमने आपको बताया कि ये हमारे पास एक होता है कोर,
एक होता है ये कोर, इस कोर को हम लोगों ने यहां पर ये मोल्टन मेटल फिल करते हैं। अब यहां पर मैं अगर एक कोर लगा रहा हूं तो होता क्या है कई बार कि ये जो कोर होता है वो अपने सेल्फ वेट को भी नहीं झेल पाता है। ये कोर होता है ये अपने सेल्फ वेट को ही नहीं झेल पाता है और यहां से इसे गिरने के चांसेस बन जाते हैं। ये कोर के यहां से गिरने के चांसेस हो जाते हैं और इस वजह से क्या होता है कि इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग चैपलेट का इस्तेमाल करते हैं। चैपलेट क्या होता है? चैपलेट एक रिजिड मेटेलिक पीस होता है मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एज लाइक मोल्टेन मेटल। मोल्टेन मेटल के ही जैसा सेम मटेरियल का ये बना होता है और ये किसको सपोर्ट करता है? used to support the core. It is used to support the core. Used to support the core. Okay friends, देखिए होता कैसा है ये चैपलेट, दिखता कैसा है आपको? ये चैपलेट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये चैपलेट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस चैपलेट को आप यहां पे लगा दोगे ठीक है फ्रेंड्स, ये चैपलेट हमने यहाँ पे लगा दिया है और उसके ऊपर हमने कोर को रखा है, कोर को प्लेस किया है और अब हम लोग अपनी ऑपरेशन कर रहे हैं। मोल्टन मेटल ले आ रहे हैं, यहाँ से मोल्टन मेटल आ रहा है और ये पूरा इसके अंदर फिल हो जा रहा है। अब ये चैपलेट भी सेम टू सेम उसी मटेरियल का बना हुआ है जिस मटेरियल का हमारा ये मोल्टन मेटल आ रहा है। अब जैसे मान लिया कास्ट आयरन की हम लोग कास्टिंग करें तो फिर वही काम होगा जैसे हमारा चिल में हुआ था कि मटेरियल है 1450 डिग्री सेल्सियस के मेल्टिंग पॉइंट का और चारों तरफ से इसको एटमॉस्फेयर मिल रहा है, चारों तरफ से एटमॉस्फेयर मिल रहा है 1600 डिग्री सेल्सियस का। तो बड़ी आसानी से ये चैपलेट पहले तो जब तक मोल्टन मेटल आ रहा है तब तक ये कोर को सपोर्ट करके रखा रहेगा और जब उसके चारों तरफ मोल्टन मेटल फिल हो जाएगा उसके बाद ये चैपलेट यहीं अंदर ही अंदर मेल्ट होकर के इसी मोल्टन मेटल के साथ घुल मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, उसका इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा ये चैपलेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है चैपलेट और ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका सेम टू सेम उसी मटेरियल का होता है जिस मटेरियल का मोल्टन मेटल होता है। काम क्या होता है? ये इसको सपोर्ट करता है, कोर को सपोर्ट करता है। आप चाहो तो एक सिंगल चैपलेट से भी काम चला सकते हो या अगर बहुत लंबे साइज का कोई कोर है तो कोई लंबे साइज की कास्टिंग है उसमें लंबे साइज का कोर है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको 2 या 3 अलग अलग चैपलेट्स लगाने पड़ सकते हैं या और भी ज्यादा नंबर ऑफ चैपलेट लगाने पड़ सकते हैं। बाकी ये चैपलेट नीचे से भी लगाया जा सकता है, ऊपर से भी लगाया जा सकता है। ऐसा भी होता है जब कभी मान लो आपके पास बड़े जैसे छोटे साइज की कास्टिंग में तो चैपलेट का ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन बड़े साइज की कास्टिंग में ऐसा भी हो सकता है कि
सेल्फ वेट भी ज्यादा होने की वजह से कोर टूट के गिर जाए, तो उससे बचाने के लिए नीचे से लगाते हैं। और ऐसा भी होता है कि जो बायंसी फोर्स है, मोल्टेन मेटल का जो बायंसी फोर्स है, जो ऊपर की ओर लगता है, वो कोर को नीचे से ऊपर ले जा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है नीचे से ऊपर। तो ऐसा भी ना हो, इसके लिए ऊपर से भी एक चैपलेट लगा देते हैं, इधर साइड से भी एक चैपलेट लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों साइड से चैपलेट लगा देते हैं, ऐसा भी अक्सर देखने को आता है। तो ये हो गया हमारा आज का कंप्लीट डिस्कशन। आज इसको यहीं स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू। किसी कोई डाउट हो तो पूछ ले। थैंक यू सर चैपलेट बना किस मटेरियल का रहता है? उसी मटेरियल का जिस मटेरियल का मोल्टन मेटल होता है, जैसे लिखा है मैंने, सेम मटेरियल का नहीं होगा तो फिर आपने अगर एल्युमिनियम की कास्टिंग बना रहे हो या फिर कास्ट आयरन की कास्टिंग बना रहे हो, उसमें एल्युमिनियम का चैपलेट यूज कर लिया, तो वो तो एक इम्प्योरिटी हो गई, वो तो एक गलत मटेरियल इस्तेमाल हो गया ना। तो ऐसा ना हो, जिस मटेरियल का मोल्टन मेटल ले आ रहे हो, जिस मटेरियल का प्रोडक्ट बनाने वाले हो, उसी मटेरियल का चैपलेट बना के रखते हैं। और फिर ऐसा करने से क्या होता है, वो मेल्ट होकर के अंदर ही अंदर घुल मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, इंटीग्रल पार्ट बन जाता है कास्टिंग का। ओके, हेलो, ओके सर, हो गया? चलिए फिर तब कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर।